हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम 3 जूरिस्ट को पढ़ेंगे, मॉन्टेस्क्यू, सैविग्ने और सर हेनरी मेने। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की थ्योरी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के केस में इस स्कूल की बेसिक आइडियोलॉजी बहुत सिंपल सी थी। इनका ये मानना था कि लॉ कहाँ से निकल के आई है, लॉ का बेसिक सोर्स क्या है। तो जो यहाँ के जूरिस्ट थे उनका सिंपल सा मानना था कि सोशल कस्टम्स से, इकोनॉमिक नीड्स से, रिलीजियस प्रिंसिपल्स से और रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद सोसाइटी से जो है आपकी लॉ निकल के आई है। इनके हिसाब से लॉ इज फाउंड एंड नॉट मेड। हिस्टोरिकल स्कूल का ये मानना था कि लॉ जो है ना उसे खोजा गया है, ठीक है, उसे बनाया नहीं जाता है। खोजने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इट वॉज बिकॉज कि हमारी जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, धीरे धीरे रूल्स बनाए जा रहे हैं। उस रूल्स से जो है वो लॉ निकल के आई है और हमने कहीं से भी स्पेसिफिकली बनाया नहीं है इसे। एंड ये नेचुरल लॉ स्कूल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे हिस्टोरिकल स्कूल वाले। उनका ये मानना था कि लॉ इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर पीपल एंड बाय द पीपल। जैसे हम लोग हमारी डेमोक्रेसी में कहते हैं कि लॉ इज़ व्हाट, इट इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर द पीपल। लोगों के लिए ही लॉ बनाई जाती है और उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। ये मानना था हिस्टोरिकल स्कूल में। इनके हिसाब से, हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से ये मानना था कि लॉ जो है वो टाइम के हिसाब से और जैसे लोगों की नीड है उसके हिसाब से जो है वो चेंज होती है, ठीक है। और ये एक कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है, मतलब निखरती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ने नेचुरल लॉ स्कूल को भी और साथ ही साथ आपके एनालिटिकल स्कूल को भी रिजेक्ट किया। उनका ये मानना था कि जो लॉ है वो ना ही तो जजेस के द्वारा बनाई जाती है, जजेस के जजमेंट से यानी कि प्रेसिडेंट्स से बनाई जाती है, ना ही वो किसी नेचर से या डिवाइन फोर्स से बनाई गई है। तो यहाँ पर जब हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि जो हैबिट्स है, लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं, जो कस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है, वही मेन सोर्स होते हैं जूरिस्प्रूडेंस। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट जो हिस्टोरिकल स्कूल में थे ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज़ सैविग्नी और सैविनी। इट कैन बी SAVIGNY और यू कैन प्रोनाउंस इट सैविनी। तो 1779 से 1861 तक ये थे। इन्होंने रिजेक्ट किया नेचुरल लॉ थ्योरी को और सपोर्ट किया हिस्टोरिकल परसेप्शंस को, जिसके हिसाब से कि लॉ क्या है, इवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। लोगों के कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कल्चरल और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस अटैच जो भी हैं, उसके हिसाब से लॉ की एवोल्यूशन होती है। अब आप इस चीज़ को समझिए, क्या हुआ कि बायोलॉजी में, ठीक है, एवोल्यूशन थ्योरी डेवलप की थी डार्विन ने, लेकिन ये कंसेप्ट जो हम बोल रहे हैं ना कि लॉ इवॉल्व होती है, ये सैविग्नी ने इस पर्टिकुलर डार्विन से बहुत पहले बता दिया था। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि डॉक्टर एलन बेसिकली उन्होंने ये कहा कि ड्राविनियन बिफोर ड्राविनियन कहा। सैविग्नी की जो ये थ्योरी है इसे इन्होंने नाम दिया ड्राविनियन बिफोर ड्राविनियन, क्योंकि बायोलॉजी में एवोल्यूशन थ्योरी आई थी वो ड्राविन ने दी थी, तो ड्राविन से पहले जो थ्योरी थी एवोल्यूशन ऑफ लॉ की वो सैविग्नी ने दी थी। इसीलिए इन्होंने सैविग्नी को बोला दैट ड्राविनियन बिफोर ड्राविनियन। इनका ये मानना था कि लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल, मतलब लॉ निकल के कहाँ से आई है, लोगों की कॉन्शियसनेस से, उनकी मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर स्पिरिट से। दिस वाज टर्म्ड एज वोगिस्ट और इसी वजह से इन्होंने इसको क्या दिया, वोगिस्ट का नाम दिया। वोक्सगिस्ट का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि लॉ जो लोगों की कॉन्शियसनेस से निकल के आई है और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इसी चीज़ पर बेस्ड है। हम आ जाते हैं वोगिस्ट पे। वोगिस्ट के अंदर सैविग्नी ने क्या क्या बताया। इसने ये कहा कि लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। इसका मतलब है कि लॉ कैसे डेवलप हो रही है, जैसे लैंग्वेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है मन में, लैंग्वेज कैसे आई, लोगों को कैसे बोलना आया, हिंदी कहाँ से आई या संस्कृत कहाँ से आई, तो वो कैसे आई, विद दी like मतलब slowly and steadily, gradually people want to communicate, so they developed a language. Similar is the concept with law.
सो फर्स्ट थिंग इज वोगिस्ट के अंदर लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अर्लीस्ट डेवलप, दूसरा इन्होंने ये कहा कि जैसे लॉ की डेवलपमेंट होती है ना, मतलब पहले कैसे हुई, स्टार्टिंग में वो स्पॉन्टेनियस थी, धीरे धीरे आराम से ये डेवलपमेंट हो रही थी। फिर उसके बाद जब एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जब सोसाइटी सिविलाइज्ड होने लगती है, उस टाइम पे वो लॉ कैसे इवॉल्व की होती है, उस टाइम पे वो एवोल्यूशन होती है बाय द जूरिस्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि वोगिस्ट के अंदर सैविग्नी ये नहीं चाहते थे कि लॉज जो हैं वो कोडिफाइड हों। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो थर्ड पॉइंट इज दैट सैविग्नी अपोज द कोडिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ। एंड फोर्थ पॉइंट, लॉ इज कॉन्टिन्यूस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। सो ये 4 पॉइंट्स जो थे वो वोगिस्ट के अंदर सैविग्नी ने दिए थे। जब हम बात करते हैं लॉ डेवलप्स लाइक लैंग्वेज, तो क्या ऐसा इसमें क्या है कि लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड गेन्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम सोसाइटी। जैसे जैसे सोसाइटी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे लॉ भी क्या है, ग्रो करेगी। एंड फाइनली इट लूजेज द इम्पोर्टेंस व्हेन द नेशन लूजेज नेशनैलिटी। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट बेसिकली क्या था, आई जस्ट टेल यू कि क्यों सैविग्नी ने ये चीज़ लेकर आई। क्या हुआ कि जर्मनी में उस टाइम पे, जर्मनी एक पूरा स्पेसिफिक मतलब कंट्री नहीं था, तो वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो वहाँ के लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि वहाँ पर एक फ्रेंच लॉ को अप्लाई किया जाए, जिसके लिए उन्होंने पैम्पलेट्स बांधे। जब ये पैम्पलेट्स सैविग्नी के पास आए तो उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है, लॉ जो है ना एक पर्टिकुलर एरिया के कस्टम्स के हिसाब से निखर के आती है, डेवलप होती है। एक एरिया में जैसे लोग हैं वो क्या कस्टम्स फॉलो करते हैं, उनके क्या रूल्स है, उसके हिसाब से लॉ निकल के आती है। तो ही अपोज्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि दूसरी स्टेट की लॉ हमारी इसमें नहीं लगनी चाहिए। अब धीरे धीरे कम्युनिटी जो है स्पॉन्टेनियसली ग्रो करी है। फिर एक टाइम आता है जब सोसाइटी में, मतलब ये पूरी सोसाइटी सिविलाइज्ड हो जाती है। जब पूरी सोसाइटी सिविलाइज्ड होगी उस टाइम पे क्या है, सबको वो वाले जो लॉ इवॉल्व हुए वो पता है। उसके बाद लॉ की एवोल्यूशन कौन कर रहा है, जूरिस्ट कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल यूनिट्स, मैंने आपको बता दिया, और वो एक फ्रेंच कोड को अप्लाई करना चाहते थे। तो के लिए वो कोडिफिकेशन इसलिए नहीं चाहते कि ऐसी किसी और जगह की फ्रेंच लाइक फ्रांस की लॉ जर्मनी में कैसे अप्लाई हो सकती है। दैट वाज हिज मतलब की पॉइंट। लेकिन यहीं पर इसी पर्टिकुलर थ्योरी वो गिस्ट के अंदर इन्होंने एक और चीज़ बोली, बट कहीं ना कहीं इनका एक इंटरेस्ट था कि रोमन लॉ जो है ना वो जर्मनी पे इम्प्लीमेंट हो जाए। दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट इन दिस। नेक्स्ट इज लॉ इज कॉन्टिन्यूस एंड अनब्रेकेबल प्रोसेस। उनके हिसाब से according to him codification of law may hamper its continuous growth। मतलब इनका ये था कि अगर हमने लॉ को कोडिफाई कर दिया, क्योंकि जैसे हमारे अभी जो मैंने आपको हेनरी की थ्योरीज में बताई है, तो इनके हिसाब से इनके मन में ऐसा था कि अगर हम लॉ को कोडिफाई कर देंगे तो एवोल्यूशन होएगी ही नहीं, और अगर एवोल्यूशन नहीं होगी तो सोसाइटी में एक स्टैटिक सिचुएशन आ जाएगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस पूरी चीज़ में हमें कुछ मेन फीचर्स निकल के आए जो सैविग्नी ने दिए हैं। उसमें से मेन फीचर क्या है कि लॉ क्या है, हैज़ एन अनकॉन्शियस ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, ना ही उसे कहीं बनाया जाता है, ना वो आर्टिफिशियली मेड होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सोर्स ऑफ लॉ क्या है, वोगिस्ट, यानी कि पीपल कॉन्शियसनेस और विल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। जैसे हमने क्या कहा था कि नेचुरल लॉ स्कूल में लॉ जो है यूनिवर्सल इन नेचर है, सब पे लागू होती है ना। लेकिन यहाँ पे हिस्टोरिकल स्कूल में कहते हैं कि जो जिस पर्टिकुलर एरिया की लॉ है ना, वहीं उस एरिया के हिसाब से ही लॉ बनेगी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे वी आर एन हिंदू कंट्री और सम अदर कंट्री इज़ अ मुस्लिम कंट्री। तो मुस्लिम कंट्री में जो लॉ बनेगी वो उस कंट्री के लोगों के हिसाब से बनेगी। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ मैरिज, राइट, कि इन सम अदर कंट्रीज बाइगैमी इज अलाउड, राइट, एंड वेयरएज इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पर बाइगैमी अलाउड नहीं है। तो रीजन के हिसाब से लॉ बनती है, ये चीज़ बेसिक कहना था सैविग्नी का। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है कि जैसे लैंग्वेजेस वेरी करती हैं उसी हिसाब से लॉ भी वेरी करती है। हर जगह की अपनी लॉ होती है उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से।
नेक्स्ट इज पर्टिकुलर हिस्टोरिकल स्कूल ने कस्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी, जिसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया था एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में। उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करी, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो कस्टम को हायर प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेचर लॉज। जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाई है उनकी लॉज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कस्टम को दी जा रही है, ये इसका मेन फीचर था। और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच कम्स हियर इज कि इन्होंने कहा कि लॉयर्स और जूरिस्ट जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर्स से भी, जो जिनसे लीगल सिस्टम डेवलप होता है। इसलिए क्योंकि वो जो है एक माउथ पीस हैं, लोगों की आवाज़ हैं, चाहे वो लॉयर्स हों चाहे वो जूरिस्ट हों। तो जो वो सजेस्ट करेंगे ना वो बेस्ट सजेस्ट करेंगे, ये इनका मानना था। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि जब हम किसी स्कूल के बारे में पढ़ें और उसमें क्रिटिसिज्म ना हो। तो यहाँ पर हम कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। क्रिटिसिज्म ये था कि इन्होंने तो बोला कि हमारी एरिया पर है ना, हम जर्मनी में रहते हैं, फ्रांस की लॉ हम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, इसीलिए कोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे। लेकिन सेम टाइम पर ये ऐसा व्यू पॉइंट भी होल्ड करते थे कि जो रोमन्स की लॉ है वो हमारे जर्मनी पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो दिस इज ए काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग इन कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग व्हाट ही एक्चुअली सेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एज आई सेड कोडिफिकेशन के अगेंस्ट है कि लॉ को कोडिफाई मत करो। लेकिन अगर आप आज की सिचुएशन देखोगे, मॉडर्न लेजिस्लेशन देखोगे, वो सब कोडिफाइड है ना। उसके अलावा वोगिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वोगिस्ट के अंदर इन्होंने किस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया, वो ये चीज़ थी कि ना ही तो इन्होंने लेजिस्लेचर को इम्पॉर्टेंस दी, ना प्रेसिडेंट्स को। इन्होंने किस चीज़ को इम्पॉर्टेंस दे दी, सिर्फ कस्टम्स को दे दी। तो सिर्फ कस्टम्स लेजिस्लेचर से सुपीरियर हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये इनका फोर्थ क्रिटिसिज्म था। एंड फाइनली इनका फाइनल क्रिटिसिज्म ये आता है, इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि लीगल रिफॉर्म्स नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। इन्होंने लेजिस्लेचर्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, प्रेसिडेंट्स को इग्नोर कर दिया, साथ में रिफॉर्म्स के बारे में भी जो है कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। थैंक यू एवरीवन। यहाँ पर हमारा अभी एक थ्योरी ख़त्म हुई है, इसके सेकेंड पार्ट में हम बाकी थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share, and don't forget to press the bell icon.